हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दे दिया था। इस वीडियो में बेसिकली और डिटेल में देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं एंड क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन रेशियोज़ को एनालाइज करने का। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिस्ट एनालाइज क्या करते हैं इनकी मदद से, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलेगी, इन रेशियोज़ की मदद से, बिकॉज इनका नाम ही है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ओके, यानी कितना अच्छी तरीके से कंपनी जो है प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। जितना अच्छी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट्स जनरेट होंगे उतना हम समझ सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है। ओके, तो ये हम लिंक जोड़ सकते हैं उसके मैनेजमेंट के साथ। ओके, एंड एक और चीज़ है कि ये जो प्रॉफिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर हमें बिज़नेस को एक्सपेंशन करना हो, यानी बिज़नेस एक्सपेंड करना है हमें, देन ऑल्सो हमें प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर एक्सपेंशन की कोई उम्मीद नहीं है या फिर कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, देन डिविडेंड्स देने पड़ेंगे, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स मिलेंगे, राइट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इन दोनों में ही क्या बेसिक कॉमन पॉइंट है कि हमें प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। भले एक्सपेंशन करना हो हमें या फिर डिविडेंड्स देने हो, दोनों में ही हमें प्रॉफिट्स चाहिए। तो इन प्रॉफिट्स को एनालाइज करना, इन प्रॉफिट्स को मेज़र करना, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है EBITDA मार्जिन। ओके, नाम बड़ा ज़रूर है बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि अर्निंग्स जो है उसमें सिंपल हमने क्या किया है, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं दिया, टैक्स इम्पैक्ट नहीं दिया, डेप्रिसिएशन अगर कोई है तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं दिया, एमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है उसका इम्पैक्ट नहीं दिया। ओके, यानी अर्निंग्स में से हमने इंटरेस्ट लेस नहीं किया है, टैक्स लेस नहीं किया है, डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया है, एमोर्टाइजेशन लेस नहीं किया है। ओके, तो उस चीज़ को कहा जाता है EBITDA। और मार्जिन क्यों कहते हैं, बिकॉज हम एक परसेंट निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर, वो हमें चेक करना है। ओके, एंड ये हमें रियल लाइफ में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मनी कंट्रोल स्क्रीनर वगैरह जैसी साइट्स पे आपको कैलकुलेट ऑलरेडी होके मिल जाएगा। ओके, और नहीं भी मिला तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली, इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, सिंपल आपको कुछ चीज़ें करनी होगी। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इन सब का इफेक्ट नहीं जाता है, तो हम एकदम प्योर इफेक्ट दे सकते हैं कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी है। ओके, यानी ये जो मार्जिन होता है इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा है या फिर कम, बिकॉज इंटरेस्ट जो है एक तरह से फाइनेंशियल एक्सपेंस है, टैक्स लगता ही है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन जो है वो भी लगना ही है जो एसेट्स है उस पर, एमोर्टाइजेशन ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन जैसा ही है बट इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। ओके, तो ये ऐसे एक्सपेंस है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, जैसे इंटरेस्ट हो गया, फाइनेंस जो हमने लोन्स ले रखे हैं या फिर कुछ भी डिवेंचर्स वगैरह है उनको इंटरेस्ट देना है तो वो तो लगना ही है, राइट। तो उसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, टैक्स पे भी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन पे भी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इन सब का इफेक्ट अगर हटा देते हैं हम, राइट, तो जो बचती है अर्निंग्स, इसमें प्योरली मैनेजमेंट की एफिशिएंसी काम करती है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छा ये रेशियो होगा उतना अच्छा मैनेजमेंट का एफिशिएंसी लेवल होगा। ओके, अब ज़्यादा का क्या मतलब है, जब हम कंपेयर करेंगे किसी और कंपनी से, उसी सेक्टर की कंपनी से कर सकते हैं, देन हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ओके, जितना अच्छा रेशियो उतना अच्छा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि EBITDA को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज मार्जिन कैलकुलेट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं EBITDA। ओके, बिकॉज ये जो मार्जिन है वो तो एक परसेंट आ जाएगा, बट ये चीज़ तो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले EBITDA की कैलकुलेशन। तो इसमें बेसिकली आपको सिंपल क्या करना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू को कंसिडर करना है ओनली। ओके, ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो मैंने आपको P&L वाली वीडियो में अच्छी तरह बताया था कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू।
एंड सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, टोटल एक्सपेंस जो है उसमें से हम लेस कर देंगे क्या, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट वगैरह जो हो गया, राइट। एंड और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सारी चीज़ें लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, तो जैसे ही इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। ओके, देन एक बार ये आ गया, इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं EBITDA मार्जिन, जिसका फॉर्मूला होगा EBITDA यानी जो वैल्यू यहाँ से आई इसको हमने यहाँ से ली एंड डिवाइड कर देंगे टोटल रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू में से अदर इनकम को, यानी बेसिकली ऑपरेटिंग रेवेन्यू को। ओके, बिकॉज ऑपरेटिंग रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से लेस कर दिया हमने अदर इनकम, ऐसे ही उसमें भी होता था, राइट। P&L में पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम एंड देन टोटल रेवेन्यू। तो इसमें भी इसी तरह से घुमा फिरा के ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात कर रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं EBITDA मार्जिन, जिससे आपको पता चल जाएगी कंपनी के मैनेजमेंट में जो एफिशिएंसी है वो लेवल कितना है। ओके, अब वो ज़्यादा है या कम है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज जो है उसको कंपेयर करेंगे। ओके, अगर उनका EBITDA मार्जिन ज़्यादा आ रहा है देन इसका मतलब है कि उनका मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। ओके, तो सेकंड नंबर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो है बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। ओके, तो जैसे कि पहले वाला जो रेशियो था EBITDA मार्जिन, उसमें सिर्फ आपको मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पता चलती थी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बेस पे हम काम करते थे। बट इन केस ऑफ पैट मार्जिन हम क्या करेंगे, लेंगे प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, यानी जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो, यानी एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो, एंड ये किसके बेस पे कैलकुलेट होता है, टोटल रेवेन्यू के। एंड पहले वाला जो रेशियो था वो किस के बेस पे होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू के। ओके, तो यही बेसिकली फ़र्क है इन दोनों में। दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं कंपनी की, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी बताता है मैनेजमेंट को लेकर, यानी मैनेजमेंट की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें बताता है टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, तो यही बेसिक फ़र्क है इन दोनों में। सो इसमें बेसिकली फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल आपको पता चलेगा। एंड पैट मार्जिन कैलकुलेट कैसे होगा, सिंपल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो सारे खर्चे वगैरह है आपने लेस कर दिया, इंटरेस्ट वगैरह, टैक्स वगैरह सब, बिकॉज आफ्टर टैक्स का मतलब ही क्या है, सारे खर्चे कर दिए, उसके बाद टैक्स लेस किया, उसके बाद जो आया प्रॉफिट उसको कहा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टोटल रेवेन्यू आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो वो आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, सिंपल, जो हमने P&L वाली वीडियो में देखा था। सिंपल इससे यही पता चलता है। एंड एक और चीज़ इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी उसी सेक्टर में है तो, एंड ऑल्सो आप इसी मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर वाइज। फॉर एग्जांपल 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, राइट। तो इसमें आप कंपेयर करेंगे अगर, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है, ये पैट मार्जिन जो है, ये अगर इंक्रीज़ होता है देन आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कंपनी इम्प्रूव करती जा रही है, राइट, अपने ओवरऑल पैट में। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ को भी एंड ऑल्सो अपने खुद के डाटा को पास्ट वाला। ओके, या तो पास्ट का डाटा कंपेयर कर लीजिए या फिर दूसरी कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर लीजिए, या तो दोनों कर लीजिए। सारे मेथड अप्लाई होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस्ट सारे चीज़ें कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे शॉर्ट में ROE भी कहते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है इक्विटी पे, यानी जो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट हमने देखी थी कि बैलेंस शीट के 3 हिस्से किए थे हमने, एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटी। ओके, तो ये जो इक्विटी है इस पर कितना रिटर्न जनरेट हुआ है वो हमें पता करना होता है। मतलब कैसे पता करते हैं हम, ROE से, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी से। इसमें बेसिकली पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट जनरेट किया हमने शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट से,
यहाँ लोन नहीं आएगा, डिवेंचर्स नहीं आएंगे, ओनली एंड ओनली शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी मेज़र करता है कि कितने इफेक्टिवली बिजनेस यूज़ कर रहा है अपनी इक्विटी को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से जितना भी पैसा आया है उसको बिजनेस कितनी अच्छी तरह से, कितनी इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहा है। जितना इफेक्टिवली यूज़ करेगा उतना ज़्यादा ROE आएगा, जितना कम इफेक्टिवली यूज़ करेगा उतना कम ROE आएगा। ओके, एंड ये पता करता है कि कितना हमने इनकम अर्न की है, यानी कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है हमने, किसके बेस पे, इक्विटी कैपिटल के बेस पे। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी का इंटरप्रिटेशन। इसमें हमें प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो निकाल ही रहे हैं, बट किसके बेस पे, इक्विटी के बेस पे। एंड ऑल्सो इससे पता चलेगी एफिशिएंसी। तो अगर हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है या फिर लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, दोनों का इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि दोनों सिचुएशन में क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हाई है तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है, यूटिलाइज कर रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में, बिजनेस को, एंड बेटर रिटर्न्स दे रहा है इन्वेस्टर्स को। ओके, बिकॉज रिटर्न्स ऐसा नहीं होते कि हमेशा डिविडेंड के बेस पे कैलकुलेट हो, रिटर्न हमेशा डिविडेंड्स के बेस पे तो होते ही हैं, बट साथ ही साथ जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है डेट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिटर्न, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होती है, तो इसीलिए बेटर रिटर्न आएगा अगर ROE ज़्यादा आएगा तो। ओके, तो और अगर लो आया इसका मतलब है कि कंपनी मिसमैनेज्ड है, री इन्वेस्ट कर रही है अपनी अर्निंग्स इनटू अनप्रोडक्टिव एसेट, यानी ऐसे एसेट जो अच्छा खासा रिटर्न अर्न करके नहीं दे रहे उनमें इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, एंड लेस एफिशिएंट यूज़ कर रही है अपने इक्विटी कैपिटल को, यानी उनका नुकसान करवा रही है। अब बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये कंपेयर कैसे करेंगे हम। तो इसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी का ROE आ रहा है 14%, एंड इंडस्ट्री की 4-5 लीडिंग कंपनीज जो है उनका हमने एवरेज कर दिया तो 12 आ रहा है। तो इससे ही हम बता सकते हैं कि ROE अच्छा है, यानी इस कंपनी में अच्छा खासा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री एवरेज को एक्सीड कर रहा है ये 14%। ओके, तो एंड ऑटो सेक्टर फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर का ये हमने देख लिया, एंड ऑटो सेक्टर में क्या है, ROE आ रहा है 15% एंड इंडस्ट्री का एवरेज आ रहा है 18%। देन वी कैन से इंडस्ट्री एवरेज ज़्यादा है, देन ये कंपनी अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पा रही है अपने इक्विटी को। ओके, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से जितना भी पैसा आया है उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पा रही है। बट ओनली इसके बेस पे नहीं देखना है, बिकॉज 15% इज़ ऑल्सो गुड रिटर्न, राइट। बट इंडस्ट्री को देखें देन 18% मिल रहा है, तो आप इस कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी में आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से भी फंडामेंटल एनालिस्ट यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर रेशियो को। ओके, तो इसमें छोड़ के आप इस पर्टिकुलर कंपनीज़ में जितना भी आपने एवरेज किया है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ROE इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा मिले। इसका फॉर्मूला बेसिकली सिंपल है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी पे रिटर्न, तो नेट इनकम जितनी है कंपनी की एंड शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है वो हमने डिवाइड कर दी। शेयर होल्डर की इक्विटी क्या होती है वापस रिपीट नहीं करते हैं, बैलेंस शीट वाली वीडियो में मैंने बताया था। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें और पहले वाले रेशियो में फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है उसमें दोनों चीज़ें आती है, इक्विटी भी एंड डेट भी। बट इन केस ऑफ प्रीवियस रेशियो उसमें क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी सिर्फ इस पर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो पता चल रहा था। बट इस केस में क्या होगा, इन दोनों पे यानी पूरे ओवरऑल कैपिटल पे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हमें बताएगा ये रेशियो। ओके, तो इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल में बेसिकली सारी चीज़ें आएगी, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी, राइट, सारी चीज़ें आएगी जो भी हमारा कैपिटल लगा है। तो ये भी एक तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही है जो मेज़र करता है कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है अपनी ओवरऑल कैपिटल को। ओके, इक्विटी को नहीं, ओवरऑल कैपिटल को कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर रही है प्रॉफिट्स जनरेट करने में। इसमें प्रॉफिट्स जनरेट करना ये एक कॉमन पॉइंट आएगा, बिकॉज हम पढ़ ही क्या रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, तो अब देखते हैं कि ये डिटरमाइन क्या कर सकता है
कि एक कंपनी सूटेबल है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नहीं। यानी एक कंपनी में हमने सिलेक्ट किया है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले हम ROCE देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है अपनी कैपिटल पे या फिर नहीं। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा, EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। यानी इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का इम्पैक्ट नहीं देना है, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो एक तरह से फाइनेंस कॉस्ट है एंड टैक्स जो है वो कॉमन होता है सब में, इसलिए इसमें इग्नोर किया है। ओके, बिकॉज हमें प्योरली क्या चाहिए कि कितना इनकम रियल में जनरेट हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, या फिर शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी को ऐड कर दीजिए। ओके, करंट लाइबिलिटीज़ को एक्सक्लूड इसलिए किया बिकॉज बैलेंस शीट का अगर स्ट्रक्चर याद हो आपको, देन आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे एसेट्स थे, यहाँ पे इक्विटी था, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ था। लाइबिलिटीज़ के दो पार्ट थे, नॉन करंट एंड करंट। तो करंट को हटा के ये ऊपर की चीज़ें अगर हमें पता करनी है तो दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए या फिर इसको ऐड कर दीजिए एंड इसको लेस कर दीजिए। ओके, तो भी यही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से ही बेसिकली फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बने बनाए आपको मिलेंगे। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है। ओके, सो ये दो चीज़ें हैं, राइट। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी में से ऐड कर दीजिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म डेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म में बेसिकली वो करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म डेट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, शॉर्ट टर्म डेट आपका ज़रूरी नहीं है कि वो करंट लाइबिलिटी हो, बिकॉज करंट लाइबिलिटी वो क्या चीज़ होती है कि हम फॉर एग्जांपल महीने टू महीने हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं किसी को। ओके, तो उस केस में वो चीज़ हो जाती है। बट शॉर्ट टर्म डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, वो अगर ऐड कर दें तो आप बेटर रहेगा, बट जनरली आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, वो तो आपको रिटर्न जब भी आप कैलकुलेट करेंगे या फिर नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसका इंटरप्रिटेशन। जितना ज़्यादा ROCE होगा उतना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। जितना अच्छा प्रॉफिट उतना अच्छा फेवरेबल पोजीशन रहेगी, राइट। एंड जितना कम रहेगा ROCE उतना कम फेवरेबल रहेगा। एंड इसके साथ अगर आप चाहें तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे रेशियोज़ भी कंपेयर कर सकते हैं एंड साथ में यूज़ कर सकते हैं इन पर्टिकुलर रेशियोज़ को भी। ओके, ताकि आप देख सकें कि एक गुड इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके, तो लॉस होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे एंड आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी अगर और भी कई सारे रेशियोज़ आप एक साथ कंपेयर करेंगे तो। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ रिटर्न ऑन एसेट। तो इसमें बेसिकली आप समझ ही गए होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, नाम से ही आपको पता चलने लगा होगा कि रिटर्न ऑन एसेट का मतलब जितनी भी एसेट्स है कंपनी के पास उसको कितना अच्छी तरह से यूज़ करके कंपनी ने क्या किया है, प्रॉफिट्स जनरेट किया है। तो ऑब्वियसली इससे भी आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी ही पता कर सकते हैं मैनेजमेंट की। इसीलिए मैंने कहा था कि इनको कंजक्शन में यूज़ करके एक्यूरेसी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल, नेट इनकम जो है कंपनी की उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, बट टैक्स बेनिफिट जो है उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। बिकॉज सी, टैक्स बेनिफिट का इफेक्ट क्यों देते हैं बेसिकली मैं बताता हूँ आपको कंसेप्ट। सपोज़ कीजिए आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं, तो उसमें आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं होता, राइट। बिकॉज इक्विटी में जो भी डिविडेंड देते हैं हम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो उस पर टैक्स लगता है। ओके, बट इन केस ऑफ डिबेंचर्स अगर हम इशू करते हैं एंड उसको इंटरेस्ट देते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट प्रॉफिट्स में से लेस होता है, इट इज़ चार्ज ऑफ प्रॉफिट। ओके, डिविडेंड जो देते हैं हम वो होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो होता है वो है चार्ज ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कम हो जाता है तो टैक्स भी कम हो जाता है। तो जनरली टैक्स रेट का इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट में को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से। ओके, टैक्स रेट सपोज कीजिए 30 है तो 0.30, 1 माइनस 0.3 लेस कर देंगे, देन क्या आएगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय
0.7। तो नेट अगर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 1 लाख तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 0.7 से, देन इसका मतलब हमने 30,000 का टैक्स बेनिफिट लिया, यानी टैक्स हमारा बचा, बिकॉज हमने इंटरेस्ट पे किया, हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स हमने कम दिया गवर्नमेंट को। ओके, तो यही टैक्स बेनिफिट जो होता है उसका इफेक्ट देने के लिए ये लेस किया जाता है, बट इतना डीप में अगर नहीं जाना है देन यू कैन ऑल्सो इग्नोर इट, राइट, बिकॉज ये ROA वगैरह जो है ये आपको स्क्रीनर वगैरह पे ऑलरेडी कैलकुलेट हुए हुए मिल जाएंगे। सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स में से कितना इनकम जनरेट कर पा रही है कंपनी, उसका हमें आइडिया देता है कौन, ROA। ओके, ये भी एक तरह का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो ROA है इसको भी आप कंजक्शन में यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ, मैंने आपको कहा था ROCE के साथ। ओके, बिकॉज वो आपको क्या बताता है, कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट किया, ये आपको बताता है एसेट्स पे कितना रिटर्न जनरेट किया। ओके, तो इससे बेसिकली आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ओके, बिकॉज एसेट्स अगर मिसयूज़ हो रहे होंगे देन ऑब्वियसली रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA जो है वो कम आएगा। एसेट्स अगर अच्छी तरह यूज़ हो रहे होंगे, अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा, देन ROA जो है वो ज़्यादा आएगा। ओके, एंड अब बात रही ये टोटल एवरेज एसेट क्या है तो सपोज़ कीजिए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है 1920, राइट, उसमें एवरेज मतलब एसेट है 750 करोड़, राइट। नेक्स्ट ईयर जो आया यानी फर्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर जो आया उसमें एसेट्स है 750 करोड़। थर्ड जो ईयर आया उसकी एसेट्स है 1500 करोड़। ओके, तो अब अगर तीनों साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं देन हमें एवरेज लेना पड़ेगा, राइट, टोटल एवरेज ऑफ एसेट्स। तो 750 प्लस 750 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 3, तो 1000 जो है वो टोटल एवरेज एसेट्स आ गया। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर मल्टीपल ईयर्स का रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं तो। ओके, तो इसीलिए एवरेज लिखा, बाकी एवरेज नहीं भी लिखते तो चलता अगर सिंगल ईयर है। ओके, तो ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ है। सबसे पहले हमने पढ़ा, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, या तो ROA, देन उससे पहले पढ़ा था ROCE, उससे पहले पढ़ा था ROE, उससे पहले पढ़ा EBITDA मार्जिन, उससे पहले पढ़ा PAT। ओके, तो ये 5 जो है ये मेजर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यही ज़्यादातर काम में आते हैं। एंड आपको रियल लाइफ में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैलकुलेट करना है, आपको ये बने बनाए मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे। ओके, वेबसाइट्स पे आपको बने बनाए मिल जाएंगे। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं ये रिलायंस कंपनी है, उसके रेशियोज़ दे रखे हैं, ROCE कैलकुलेट ऑलरेडी होके आपको दे रखा है, एकदम सिंपल कि बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं, ईजीली एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। एंड और भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें रेशियोज़ देन ऑल्सो आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई साइट्स पेड हो सकता है कोई साइट्स फ्री हो, राइट, तो आप वो देख सकते हैं मनी कंट्रोल वगैरह पे, स्क्रीनर पे, और भी बहुत सारी दुनिया भर की साइट्स आपको मिल जाएगी जो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन देगी फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने क्या किया है, सिंपल पास्ट के डाटा को कंपेयर किया है, राइट, यानी पास्ट का ROCE कंपेयर किया है। बट अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी अपनी ही फील्ड की दूसरी कंपनीज, जैसे मैंने रिलायंस लिया था तो ऑयल एंड गैस जो रिफाइनरी सेक्टर है उसमें और भी कंपनीज है, IOCL, BPCL, HPCL, CPCL, राइट, तो इनका आप कंपेयर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड, ROCE, राइट, ROCE आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ का कितना है। इसमें आप देखेंगे CPCE का काफ़ी ज़्यादा है, बट ओनली इसके बेस पे डिसीजन नहीं लेना है, आपको और भी सारे रेशियोज़ आने चाहिए। ओके, बिकॉज ओनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ ही नहीं है, और भी कई सारे रेशियोज़ हैं, तो वो सारे भी अगर आपको सिग्नल देते हैं अच्छा, देन यू कैन बाय इट। ओके, तो इसमें आप बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं दूसरी कंपनीज़ के साथ। ओके, ऐसी कंपनीज़ के साथ जो उसी सेक्टर में है। तो रिलायंस का है 8.19 ROCE, और भी आप ऐड कर सकते हैं रेशियोज़, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट
के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है रियल लाइफ में। जैसे रिलायंस का है 8.19, तो आप देख सकते हैं दूसरी कंपनीज रिफाइनरी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एक्सेप्ट ऑब्वियसली MRPL। ओके, उसके अलावा बाकी सबका ही ROCE काफ़ी अच्छा है, यानी अपने कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उनका, उसके बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रखा है उन्होंने। तो ये इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं कंपनीज़ को। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा हर वेबसाइट पे मिल जाएगी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, राइट।